Started, sir. Hello. Meeting started, na? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Again, good evening to all of you. अच्छा देखो तो कंपनी लॉ का क्लास है। कंपनी लॉ में ना आज एक टॉपिक में बात करूंगा जो टॉपिक ना एक न्यू टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। और चलो सर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंपनी मीटिंग के बारे में सुने होंगे कि कंपनी में ना मीटिंग होता है। क्या होता है सर? मीटिंग। एजीएम ईजीएम नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। कंपनी में एजीएम होता है, ईजीएम होता है, इस तरह का सुना होगा आप लोग। इवन जो लोग मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स आई नो मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी लोग स्टॉक मार्केट के साथ भी कनेक्टेड हो। तो जैसे कभी भी उनको खबर मिलता है कि सर कंपनी का एजीएम होने वाला है या ईजीएम होने वाला है, तो स्टूडेंट मेरे को सबसे पहले पूछता है कि सर क्या लगता है कि एजीएम में क्या होने वाला है, यानी कंपनी के बारे में क्या डिस्कशन होगा, क्या रिपोर्ट डिस्कशन होगा, क्या कंपनी के फ्यूचर के बारे में कोई स्पेशल रिपोर्ट आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके ना कंपनी का शेयर, कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी का फ्यूचर, सारा चीज खबर आ जाता है सर। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली सिर्फ मीटिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। मीटिंग के अलावा और भी चीज है जो इस पूरा टॉपिक को कवर करता है। और टॉपिक का नाम है सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ओवरऑल अगर आप इसको बोलोगे तो ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, या फिर आप इसे कंपनी मीटिंग्स एरिया भी बोल सकते हो। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है। लेकिन सेक्शन वाइज ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, तो सेक्शन वाइज कोई बदलाव नहीं है सर। ठीक है, यानी कोई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कोई बोलते हैं कंपनी मीटिंग एंड रिलेटेड मैटर्स, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेक्शन क्या है सर। चलो क्योंकि लॉ है तो सेक्शन का बात तो करना ही पड़ेगा ना सर, बिना सेक्शन का लॉ कैसे बात करूंगा। और जैसे कि सेक्शन का मैटर आ रहा है, आप देख सकते हो कि ये सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया कवर करता है। काफी बड़ा एरिया है और आप लोग बहुत ही अच्छे से इस सेक्शन को पढ़ाई करना सर, काफी अच्छे से करना। मैं आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जरूरत पड़ने से डिटेल्स और भी लेक्चर्स कुछ है वो भी दे दूंगा, आप लोग कंप्लीट करो सर, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। जरूरत पड़ने से और भी क्लास करवाऊंगा, नो इशू विद दैट, बट सुनो सर अच्छे से। सो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 88 से 122 कंपनीज एक्ट 2013 मेनली। इसके साथ और एक चीज को भी पढ़ना चाहिए, दैट इज सेकंड। यस, दैट इज कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। ठीक है, क्या पढ़ना है सर? कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। बात समझ में आ रहा है? अब ये एक्ट के साथ साथ रूल भी काम करता है, एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स बिकॉज जब भी ये चीज मैं पहले भी क्लासेस में बोला है कि जब कोई बात कंप्लीटली एक्ट में नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसके लिए रूल निकालते हैं। और रूल एक्ट प्लस रूल मिलके हमारे लिए लॉ बनता है। रूल हो या लॉ, बात तो एक ही है, लेकिन रेलिवेंट रूल के बारे में भी जानना चाहिए ना। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आप लोग क्या क्या टॉपिक कवर होता है, जैसे कि रजिस्टर के बारे में, एनुअल रिटर्न के बारे में, मीटिंग्स, एंड पूरा खेल मीटिंग्स का है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग में कोरम आया कि नहीं आया, कोरम माने मीटिंग में कितना मेंबर आया है उसको कोरम कहते हैं। अगर प्रॉपर मेंबर आता है, ठीक है, एज पर दी मेंबरशिप में कितना स्टूडेंट आने से क्लास होगा जैसे होता है ना, वैसे कंपनी मीटिंग में कितना मेंबर प्रेजेंट होने से मीटिंग होगा और कितना मीटिंग में नहीं आने से मीटिंग कैंसिल या एडजर्न होगा, उसका हिसाब किताब आपको कोरम में पता चलता है। आई विल डिस्कस। चेयरमैन के बारे में, कौन मीटिंग को चेयरमैन बनेगा, वोटिंग का क्या होगा। ठीक है, पहले भी कुछ चैप्टर्स में ये चेयरमैन वोटिंग के बाद माने बारे में बातचीत हुआ है सर। फिर मीटिंग में ना रेजोल्यूशंस लिया जाता है, क्या लिया जाता है सर? रेजोल्यूशन। ठीक है, और मीटिंग्स के बारे में कुछ और भी बातें मैं आपके साथ करूंगा। तो बेसिकली ये जो
सेक्शन 88 से 122 कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको एक्चुअल में पूरा का पूरा मीटिंग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मीटिंग के बारे में बात करता है। लेकिन मीटिंग को जानने से पहले आपको थोड़ा सा ना, जैसे रजिस्टर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। आपको एनुअल रिपोर्ट रिटर्न फाइलिंग के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। मीटिंग के बारे में तो जानना ही जानना है सर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं मीटिंग मीटिंग के बारे में बार बार जनरल मीटिंग का बात आ रहा है, तो जब भी मैं ये समरी नोट्स हैं मैं शेयर कर दूंगा आपको, एक इजी टू यूज हो जाएगा कैप्सूल की तरह। एंड मोमेंट में आपको इसके सारा पॉइंट्स रिकवर करने में सुविधा होगा। आई विल शेयर विथ यू सर कैप्सूल। अगर बाई चांस शेयर करना भूल जाओ तो प्लीज कलेक्ट कर लेना मेरे को व्हाट्सअप करके। सो इसमें क्या है सर, जनरल मीटिंग में एजीएम है, ईजीएम है। अब सवाल उठते हैं सर, एजीएम कब करते हैं और ईजीएम ही कब करते हैं, इसका नियम क्या है? और सबसे बड़ा चीज जो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए प्रैक्टिकली, सबसे पहले जो मुझे बताना चाहिए सर, एजीएम ईजीएम होता क्यों है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ना मैं गूगल में सर्च करता हूँ अपकमिंग एजीएम। अब आप देखो अपकमिंग एजीएम 2023 लिखने से स्क्रीन में आपको कुछ एजीएम ईजीएम के बारे में खबर मिलेगा। कुछ कंपनीज का ऑलरेडी एजीएम ईजीएम आने वाला है। जैसे कि अगर मैं कोई भी न्यूज चैनल ओपन करूं, मनी कंट्रोल ओपन करता हूं सर, ठीक है। मनी कंट्रोल इज अ वेरी पॉपुलर ऐप। जो लोग मार्केट को रेगुलर बेसिस में चेक करते हैं, माने फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जो लोग इस सब चीजों के बारे में जानता है, सुना है, इनके लिए ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है सर। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एजीएम ईजीएम का हेड दिखाई दे रहा है सर, है ना सर? दिख रहा है सबको? थोड़ा सा बताइएगा सर। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? यस और नो? यस सर। थैंक यू। तो जस्ट प्रैक्टिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है, बट हम लोग प्रैक्टिकली ना तो उसको समझने का कोशिश करते हैं और ना ही कभी समझते हैं ज्यादातर केस में। लेकिन सर हम लोग ना शॉर्टकट नहीं कर सकते, हमें ना प्रैक्टिकल चीजें जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल बन रहे हैं। इसलिए किताबी बात को प्रैक्टिकली अगर एक बार फील कर लोगे तो किताब पढ़ के बाकी बात ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये बात जितना जल्दी आप लोगों के दिमाग में घुस जाए उतना अच्छा है। एसजी फाइनेंशियल सर्विस बोल के कोई कंपनी है, इसका एजीएम होने वाला है। एजीएम का डेट दिया है सर 25 अप्रैल 2032। बाप रे, तो बहुत पुराने डेट, बहुत बाद का है। पर्पस दिया है लेकिन लेटेस्ट में 2032। छोड़ो ये नहीं होगा, कुछ और लेते हैं जिसका लेटेस्ट में कुछ है। तो कभी कभी डेटा को भी समझ में नहीं आता मुझे, 2032 का डेट अभी से देके रखा है। बोर्ड मीटिंग, बोनस, एजीएम ईजीएम, ठीक है, ये सारे चीज यहीं पर पढ़ना पड़ेगा सर। ये जो चैप्टर मैंने अभी उठाया ना, ये चैप्टर में आपको सारा चीज मिलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, अपकमिंग एजीएम 2023 रिलायंस का अगर लिखते तो अच्छा होता, समझने में सुविधा होता। एक कंपनी का मिल जाए। यस सर, देखो रिलायंस एजीएम 2023 28 अगस्त, मैंने लास्ट मंथ में ही हुआ है सर। लास्ट मंथ में ही एक एजीएम हुआ है सर, रिलायंस एजीएम 2023। आप देख सकते हो रिलायंस के एजीएम में क्या डिस्कशन हुआ है। रिलायंस के एजीएम में क्या डिस्कशन हुआ है, आप इकोनॉमिक टाइम्स में इसको फॉलो कर सकते हो। तो क्या लिखता है, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके सिर्फ सेक्शन में ही बात करना है। मुझे आपको खबर रटाने का कोई इरादा नहीं है सर, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको खबर पढ़ाऊं। खबर आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि खबर में जो होता है वो किस तरह से होता है और उसके साथ हमारे पढ़ाई का क्या कनेक्शन है ना। और ऐसा ना चले कि जिंदगी में पढ़ाई का कनेक्शन ही नहीं है रियल लाइफ के साथ। कभी कभी ऐसा लगता है सबको कि जैसे लगता है कि पढ़ाई और रियल लाइफ में जैसे दूर दूर का नाता है, पर दूर का नाता नहीं है सर, बड़ा पास का ही नाता है। चलो यहाँ पर मुकेश अंबानी उसका वीडियो भी आ गया सर, रिलायंस का एजीएम का वीडियो भी इधर चल रहा है। हाँ सर बढ़िया है। ओके, अच्छा चेयरमैन मुकेश अंबानी, तो कौन चेयरमैन है समझ में आ रहा है? मीटिंग में चेयरमैन कौन होता है आपको मैं अभी बता रहा था ना, ये देखो
मीटिंग में कोरम के बारे में बताना है, चेयरमैन के बारे में बताना है। तो ये चेयरमैन का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी बात कर रहे हैं ना, तो चेयरमैन है। तो चेयरमैन मुकेश अंबानी मेड ए रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट spanning from Jio True 5G to Jio Smart Home Service, changes in company's board structure during 46th annual general meeting, 46तम एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। 46तम माने 46, ओके। सो कंपनी अपने 46th एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ कहना चाहता है, किससे? अपने शेयर होल्डर से और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से। Mukesh Ambani said that a new Reliance, a modernist technology-driven entity that has the unique capabilities. क्या कहता है? Ambani drew parallels with PM Narendra Modi's concept of an unstoppable India. He highlighted that this India remains state first and strong, citing the success of Chandrayaan 3 as a testament to the spirit. Below is a concise overview of significant declaration. चलो अब मीटिंग में ना डिक्लेरेशन किया कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। हाँ, मैंने वो बोलते हैं ना, हैंग करेंगे तैंग करेंगे, हाँ वही हैंग करेंगे तैंग करेंगे। ठीक है। तो कंपनी क्या क्या करेगा इसमें से, ये उसका क्या है सर? ये कंपनी का वादा है, ठीक है। मुकेश अंबानी अनाउंसेस द इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल जियो भारत स्मार्टफोन, 999 का फोन निकालेगा। जियो फाइबर लॉन्च किया, ठीक है। एयर फाइबर, जियो एयर फाइबर, ठीक है। कॉर्ड के थ्रू से नहीं, एयर के थ्रू से चलेगा। जियो स्मार्ट होम, ये सारा कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात किया, क्योंकि प्रोडक्ट से ही तो बिजनेस होता है। फिर कंपनी ने ना चेंजेस इन रिलायंस बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड है उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं ना, इसके ऊपर भी एक चैप्टर होता है सर। नॉर्मली सीएस वाले को और सीएमए वाले को मैं पढ़ाऊंगा, उसको सीए का थोड़ा कम है डिटेल्स, अभी फाइनल में ज्यादा है। उसका नाम है डीन डायरेक्टर। क्या है सर? डीन एंड डायरेक्टर्स, मैंने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डायरेक्टर के बारे में डिटेल्स, तो कौन क्या काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, ठीक है। सर, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, कितना दिन रह पाते हैं। एज ए कंपनी सेक्रेटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है लीगल मैटर्स में, इसलिए सारा खेल जानना पड़ता है। चार्टर्ड को भी जानना है, सीएमए को भी जानना है, जानना सबको है कंपनी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो मुकेश अंबानी कंफर्म दैट he will continue as chairman and managing director of the upcoming 5 years. Currently, Neeta Ambani announced her resignation from her positions, with her focus shifting to operation Reliance Foundations after board broadband to everyone. ठीक है, कंपनी बता रहा है, मैं आपको ये पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना है। आई जस्ट ट्राई टू रीड दीज थिंग्स बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा सर कंपनी मीटिंग में बात क्या करता है, ठीक है। अपने बिजनेस के बारे में बात करता है, अपने बोर्ड के बारे में बात करता है, कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है, रिलायंस के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा डालेगा, उसके बारे में बात करता है। जैसे ये देखो, 60,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 years, ठीक है, 15,000 करोड़ एडिशनल, तो ये सब बात करता है। और इस रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं सर? रेजोल्यूशन। तो देयर इज अ टॉपिक ऑफ रेजोल्यूशन, है ना। मीटिंग करने से थोड़ी ना होता है, मीटिंग करके रेजोल्यूशंस भी लेना पड़ता है, तो इसलिए पॉइंट आ जाते हैं रेजोल्यूशंस। पहले आप अपने आप को, कंपनी अपने आप को क्या करते हैं, पहले आपके कंपनी अपने बिजनेस को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं सर, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेते हैं, फिर उसको मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, फिर शेयर होल्डर मीटिंग का कुछ पर्पस होता है। अब हम लोग ना लॉ में क्या करेंगे, लॉ में हम लोग का काम है कि ये सारा प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं, पर बिजनेस प्रॉपरली कॉन्डक्ट हो, बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट रिलेटेड सारा लॉ फॉलो हो, ठीक है। इसी को देखना लीगल मैटर का काम है, ठीक है, क्योंकि हर बड़े डिसीजन के पीछे एक लीगल मैटर काम करता है। और एज ए प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड, एज ए प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरी, ये रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन ये चैप्टर आप सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको इतना समझा पाया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में रखा क्या है ना, पढ़ के क्या होगा, मन में सवाल आता है, ये सवाल का जवाब देने का कोशिश किया कि पढ़ के क्या होगा, ठीक है। और ना पढ़ोगे तो क्या होगा, वाइस वर्सा सर। ओके सर, आप तो बोल बोल के ही छोड़ोगे, हम सबको पता है। सर आगे बोलो। सो टू बिगिन विथ, लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर इन कंपनीज एक्ट, which deals with provisions related to management and administrations of the companies. ये सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 88 से और खत्म होता है 122 में जाके।
जिसमें रजिस्टर के बारे में कहा गया सेक्शन 88 से लेके 91 में एंड 95 में। कंपनी के एनुअल रिटर्न के बारे में कहा गया 92 से 94 के बीच में। और कंपनी के मीटिंग्स के बारे में कहा गया 96 से 102 एंड 121 में। और मीटिंग रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग, रिक्विजिट्स माने जरूरी, जरूरत, ठीक है, रिक्वेस्ट में जो भी होता है, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग, वो हो गया आपका 103 से 120, माने मीटिंग करने का जो भी तरीका है उसके पीछे का सारे, क्या बोलेंगे उसको, जरूरी चीजें, उसके बारे में 103 से 120 के बीच में कहा गया। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज आपको बता दिया गया कि आपको किस सेक्शन में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ना रजिस्टर के बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में जानना जरूरी है? रजिस्टर के बारे में। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये कौन से कंपनीज के लिए लागू होता है? तो एज ए प्रोफेशनल्स, जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे, जब आप लोग चार्टर्ड फार्म में, सीएस फार्म में या सीएमए फार्म में, जब आप लोग, या फिर लॉ फार्म, ठीक है, सब जगह में लगता है सर, नॉर्मली प्रोफेशनल कंडक्ट के। तो जब आप लोग काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा सेक्शन कौन से कंपनीज के लिए है। मानो एक कंपनी सेक्रेटरी जो अपना लॉ फार्म चालू किया है, ठीक है, मैंने कंसल्टेंसी का फार्म, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेके, तो एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, मानो आपके पास एक बिजनेसमैन आता है अपने बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में जानने, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से सेक्शन के तहत ये होगा। एंड सेकेंडली आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस बिजनेस के ऊपर कौन सा सेक्शन लागू होता है और किस बिजनेस के ऊपर कौन सा सेक्शन लागू नहीं होता है। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया है, ये नॉर्मली सारे कंपनी पे लागू होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू 1% कंपनी, ठीक है। इवन ओपीसी पे भी लागू होता है। ओपीसी माने एक बंदा भी एक कंपनी बना सकते हैं, जो हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, एकदम कंपनी लॉ का पहला चैप्टर, वहां पर मैंने ये सब बारे में बात करके रखा। जिसका भी नहीं हुआ वो मेरे से बेसिक का क्लास लिंक ले लो सर, और बेसिक कर डालो। बेसिक के बारे में एकदम बिल्कुल, मैंने क्या बोलेंगे सर, उन्हें डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिक्स। अच्छा, तो ये सारा बातें इसके अंदर हम लोग करेंगे, और ये सारे के सारे कंपनी में लागू होता है, पब्लिक, प्राइवेट एज वेल एज ओपीसी इन स्पेशल सिचुएशंस। एक्चुअली ओपीसी में सारा रूल लागू नॉर्मली नहीं किया जाता, पर फिर भी कभी कभी स्पेशल सिचुएशंस में लागू किया जा भी सकता है। सर बात को बढ़ाते हैं रजिस्टर के थ्रू से। सबसे पहले तो ये जानो कि रजिस्टर क्या है और रजिस्टर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। रजिस्टर क्या है सर? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनिंग द वेरियस रजिस्टर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन 88 एंड 91 के बीच में है, 88 to 91। Along with these provisions, the company's management administration rule 2014 are also applicable to the maintenance of register by a company। जैसे स्कूल में रजिस्टर नहीं मेंटेन होता, हाँ, स्कूल में स्टूडेंट्स का रजिस्टर मेंटेन होता है, हाँ सर, होता है कि नहीं होता? एग्जैक्टली, कंपनी में भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। कौन, किसके लिए? मेंबर्स के लिए, ठीक है। मेंबर का रजिस्टर, सिंपल बात है, कितने मेंबर है, कितना शेयर होल्ड करता है, सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहां होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सारा मैटर डिपेंड करता है मेंबर के ऊपर ही ना। मेंबर माने शेयर होल्डर। तो वही बात है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट का रजिस्टर होता है, वैसे कंपनी में कंपनी का रजिस्टर होता है। अच्छा, ये रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में लॉ बोलता है कि भाई 88 से 91 के बीच में सेक्शन में बोला हुआ है कैसे करना है और किस तरह से करना है। जैसे कि सेक्शन 88 कहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें क्या रूल आता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रूल 3 फॉर्म MGT 1, ठीक है। ये फॉर्म नंबर भी याद रखें, ठीक है। जो लोग सीएस का पढ़ाई भी कर रहे हो उनको पता है, एक ना चैप्टर आता है, सॉरी एक सब्जेक्ट आता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी बोल के, SBEC, ठीक है। ये कंपनी लॉ का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है सीएस में, तो वो अलग सब्जेक्ट है सर, ग्रुप 1 में पढ़ाया जाता है। तो SBEC पेपर और कुछ भी नहीं है सर, वो बस फॉर्म वगैरह, ठीक है, किस काम के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, उसी का खेल। बाकी नॉर्मल कंपनी लॉ के अंदर भी आपको ये सब सवाल का जवाब देना पड़ता है एज पर द क्वेश्चन। सो फॉर्म के बारे में जानना भी जरूरी है, बिकॉज किस काम के लिए कौन सा फॉर्म क्या है, ठीक है, ये जानने का जरूरत भी है। सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रूल 3 फॉर्म MGT 1। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के पास कितना डिबेंचर होल्डर है। अब देखो सर, ये सब बात आप लोगों के लिए एकदम बच्चा बच्चा बात होगा,
माने मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है मेंबर माने शेयर होल्डर, मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है कि डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं या बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं। अब इसके बारे में और ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आप लोगों का माथा खा चुका हूँ डिवेंचर ये सब बातों में। मैंने इतना ज्यादा आप लोगों को, मैंने क्या बोले सर, छोड़ो। आजकल ना कभी कभी लैंग्वेज याद नहीं आता, ऐसा हालत है बोल बोल के। सो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स लाइक बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, ओके, इस तरह का। इसके लिए रूल 4 लागू होता है। रूल 4 इन द सेंस ये 2014 का जो रूल है ना, इसके लिए सेक्शन तो है ही, पर कभी कभी अमेंडमेंट आता है तो रूल भी सामने आ जाता है। तो रूल 4 के हिसाब से, MGT 2 फॉर्म के हिसाब से आपको रजिस्टर ऑफ डिवेंचर मेंटेन करना है। मैनेजमेंट 2, MGT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर एटसेट्रा रूल 5, इंडेक्स ऑफ नेम्स ऑफ मेंबर्स रूल 6 एंड फॉरेन रजिस्टर रूल 7। फॉरेन रजिस्टर, अगर कंपनी फॉरेन में भी कोई ब्रांच है तो उसका भी रजिस्टर होना चाहिए ना, फॉरेन ब्रांच में। तो फॉरेन में जो ब्रांच है उसको भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा रूल 7 के तहत। सर इतना क्यों मेंटेन करना है? सिंपल बात है सर, सारा मैंने कंपनी एकदम प्रॉपर डेटा मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी को प्रॉपर डेटा मेंटेन करना जरूरी है। नहीं तो क्या है ना, कल कौन मेंबर है, कौन शेयर होल्डर है, इसको लेके घोटाला हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा। जैसे, चलो क्या बताऊं आपको, कभी कभी आप लगता है कि ना बताऊं तो जल्दी हो जाएगा मेरा क्लास, कभी कभी लगता है अगर बताना चाहिए। जैसे अदानी के बारे में एक बहुत पॉपुलर पॉपुलर बोलेंगे माने, कंपनी में इन्वेस्ट के बारे में, कंपनी का शेयर में काफी प्रॉब्लम हुआ था। कंपनी के ऊपर काफी सारे आलिग लगा गया कि कंपनी का इन्वेस्टर कौन है, ठीक है, काफी प्रॉब्लम रहा है। तो कभी कभी अदानी के शेयर के ऊपर भी ना इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसा नॉट जस्ट इन अदानी, काफी और भी बिजनेस में हुआ है। तो कोई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज जो है मैंने अदानी ग्रुप का, इसके ऊपर 2016 में काफी प्रॉब्लम हुआ है। कहता है कि अदानी का कोई शेयर होल्डर्स है, ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो, अदानी ग्रुप पब्लिक शेयर होल्डिंग इज डेंजरसली क्लोज टू द मिनिमम लेवल्स रिक्वायर्ड। अदानी फैमिली हैज टाइड विद मिस्टीरियस इन्वेस्टर्स हु होल्ड अदानी स्टॉक्स। माने अदानी का स्टॉक में कौन किसका होल्डिंग है, कौन इसका इन्वेस्टर्स हैं, इसको लेके काफी बार सवाल उठा है, ठीक है। अदानी फैमिली यूजेस एसोसिएट्स ऑफ बाय शेयर्स ऑफ इट्स ओन कंपनीज वाया ओपेक और मॉरिशस फंड, ठीक है। ये मॉरिशस मॉरिशस से किसका फंड आ रहा है, माने जब कोई किसी का फंड आएगा वो उसका रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए ना, कि भाई किसका पैसा कहाँ से आ रहा है ना। तो इसको लेके सवाल उठाया गया है, बाद में रिजॉल्व भी हुआ है, ऐसा नहीं कि रिजॉल्व नहीं हुआ। बाद में पता चला कभी कभी कुछ पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के फेवर में है तो फिर थोड़ा सा उछालो इनके प्रति, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो भी न्यूज सुनने को मिला है, ठीक है, ये देखो, अकाउंटिंग फ्रॉड एंड शेयर प्राइस मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग मैल प्रैक्टिस, ठीक है, अदर एलिगेशन, अदानी फैमिली ट्राइज टू ओवरसीज, ये मेन बात है। ओवरसीज इन्वेस्टर के साथ अदानी फैमिली का टाई है। अदानी फैमिली यूज करते हैं मॉरिशस का फंड। प्रोमोटर होल्डिंग हैज गॉन टू 74.92। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्डिंग हैज गॉन डाउन फ्रॉम 5.69। एफआईआई का होल्डिंग गॉन अप फ्रॉम 16.62। समझ में आ रहा है सर? ये जो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि कौन शेयर होल्डर है, कौन आपके बिजनेस में शेयर होल्ड करता है, और अगर वो शेयर होल्ड करता है तो फिर उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, लेजिट सोर्स से है कि नॉन लेजिट सोर्स से है, ये सारा चीज मैटर करता है। बिजनेस कैसे भी करने से, मैंने किसी भी तरह से बिजनेस चलाना इज नॉट द मेन फैक्ट। बिजनेस एकदम लेजिट सोर्स से चलाना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ना जवाब देना पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, बट सिंपल बात है, लीगल चीजें भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इसीलिए लॉ है, ताकि कोई लॉ ना तोड़े। मतलब इनकम करने का मतलब ये तो नहीं कि ना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जैसे भी करके इनकम करें, है ना। तो दैट इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि लीगली हम लोग सच हर काम करेंगे। तो ये जो सवाल उठाया गया है ना, ये जो एलिगेशन लगा है,
ये एलिगेशन का जवाब भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि अदानी भी चुप बैठा है। आई होप आप लोग बात को समझ पा रहे हो सर। ठीक है, तो ये रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यही है रजिस्टर का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रजिस्टर मेंटेन होना जरूरी है। अच्छा, सेक्शन 89 डिक्लेरेशन ऑफ IRO, दैट इज इंटरेस्ट के बारे में, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर, अगर किसी का किसी शेयर में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी भी मेंबर का कंपनी के शेयर में, तो उसके बारे में भी डिक्लेरेशन देना है। उसके लिए सेक्शन 89 तो है ही, साथ में रूल 9, फॉर्म MGT 4, MGT 5 एंड MGT 6 का इस्तेमाल होता है। सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स कौन होते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ आगे बात करता हूं सर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कंपनी का, जिसका एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग होता है कंपनी में, कौन है ये लोग, आई विल डिस्कस लेटर। सेक्शन 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर और अदर शेयर सिक्योरिटी होल्डर। एंड रूल 10 प्रोसीडियर फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर डिवेंचर होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। मैंने 91 में आपको पावर मिलता है लॉ को कि हाँ हम कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर को क्लोज कर सकते हैं, और रूल 10 में प्रोसीडियर के बारे में बताया गया है। तो किसी रूल में आपको पावर दिया गया लॉ में, किसी रूल में आपको प्रोसेस बताया गया है ना। किसी रूल में पावर दिया जाता है, किसी रूल में आपको प्रोसेस बताया जाता है, बस यही तो है। नाउ रजिस्टर ऑफ मेंबर एटसेट्रा सेक्शन 88 थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सीक्स टू प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हर कंपनी को अपने कंपनी में रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, मैंने डिवेंचर होल्डर मैंने DH, OSH मैंने अदर सिक्योरिटी होल्डर लाइक बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, इसके बारे में भी लॉ कितना सुंदर कहता है कि भाई आप मेंटेन करो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करो। सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज A के तहत requires a register of member to be maintained and that the holding of each class of equity and preference shares by each member of residing in or outside India, जो भारत में रहते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है, will have to be shown separately, अलग अलग करके दिखाओ in the register of members। the form and manner, जिस फॉर्म में बोला, जिस मैनर में बोला, with which these register are to be maintained is contained in rule 3 of the company's rule 2014, whereas रूल 5 प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर। थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये जो रूल 3 रूल 5, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, टाइम पीरियड फॉर एंट्रीज इन रजिस्टर, एज पर रूल 5 एंट्रीज हैव टू बी मेड इन द रजिस्टर विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। कंपनी का जो बोर्ड है वो जैसे ही अप्रूवल देता है मेंबर के बारे में, उसके 7 दिन के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बोर्ड और कमिटी, बोर्ड और कंपनी का जो कमिटी रहेगा, बाय अप्रूविंग द अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। जैसे ही कंपनी किसी को शेयर ट्रांसफर कर देता है, आप लोगों को पता है शेयर ट्रांसफर के बारे में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब आप लोग लॉ में पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे ही किसी कंपनी ने अपना शेयर किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के नाम पे अलॉट करता है, ऑब्वियस बात है कि वो ऑन दैट टाइम वो शेयर होल्डर बन जाता है, या फिर जब किसी को डिवेंचर ट्रांसफर करता है तो उसको डिवेंचर होल्डर बनाया जाता है। तो उसके 7 दिन के अंदर आपको रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेगा कि भाई हमारे कंपनी में आज अभी ये शेयर होल्डर है, अभी हमारे कंपनी में ये डिवेंचर होल्डर है, इतना डिवेंचर होल्डर है, इतना वैल्यूएशन का है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक स्कूल चलाना, ठीक है, एक क्लब चलाना, जैसे क्लब में कौन कितना मेंबर होते हैं, किसने फीस भरा, किसने फीस नहीं दिया, है ना। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आप सभी को ही किसी ना किसी दुर्गा पूजा कमेटी के साथ कनेक्टेड होंगे, है ना। आई नो दैट हर एक बंगाली किसी ना किसी पूजा कमेटी के साथ कनेक्टेड होता ही होता है, ठीक है। अब दुर्गा पूजा कमेटी में अगर आप मेंबर हो तो वॉलेंटियर भी होंगे, ठीक है, वॉलेंटियर माने मेंबर, ठीक है। किसी का पापा सेक्रेटरी है तो किसी का चाचा अंकल प्रेसिडेंट है ना, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम मेंबर तो है। सिंपल है ना सर। तो आप मेंबर कैसे बने, आप बड़ा अमाउंट का चांदा देते हो, चंदा चंदा माने डोनेशन देते हो, ठीक है। सभी कोई मिलके चंदा वगैरह दे के आप लोग क्या करते हो, दुर्गा पूजा करते हो। हाँ सर, फिर वो दुर्गा पूजा में अगर किसी का चांदा वगैरह बाकी है तो रजिस्टर में मेंटेन होता है, उसका भी रजिस्टर होता है कि भाई फलाना ने पैसा नहीं दिया, है ना, अमुक पैसा देनी, तुशुक पैसा देनी, है ना, मिस्टर ए ने दिया,
ठीक है, मिस्टर ए 600 रुपीज, मिस्टर बी 500 रुपीज, मिस्टर सी थोड़ा ज्यादा देता है 1000 रुपीज। अगर किसी का ड्यू है तो ड्यू भी मेंटेन करना पड़ता है। सिमिलर काइंड ऑफ सर, बिजनेस में भी रजिस्टर का कुछ इसी तरह का खेल है। शेयर होल्डर है तो कितना शेयर होल्ड करता है, ठीक है, शेयर होल्डर है तो कितना शेयर होल्ड करता है, कितना अमाउंट ड्यू है, सारा चीज मेंटेन हो जाता है। और रजिस्टर में तो ऑब्वियसली सारा चीज मेंटेन हो जाता है, यही पर्पस है। अच्छा, नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रजिस्टर कहाँ रखना पड़ता है। प्लेस वेयर रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड, कहाँ रखे। अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑल्सो द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है वहां पर, अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, अगर कंपनी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराते हैं कि जनरल मीटिंग में ऑथराइजिंग द कीपिंग ऑफ रजिस्टर एट एनी प्लेस एनी अदर प्लेस विद इन सिटी टाउन और विलेज, विद इन सिटी टाउन और विलेज। यस सर, आप अपना कंपनी का हेड ऑफिस या मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी में भी कर सकते हो, टाउन में भी कर सकते हो, विलेज में भी कर सकते हो। सर विलेज में भी सिटी कंपनी का ऑफिस हो सकता है, सर कौन मना किया सर, आपका देश, आपका भारत, आप करके दिखाओ। सर जमाना बदल गया, काफी सारा कंपनी आजकल गांव में अपना हेडक्वार्टर बना रहा है। मैं एक कंपनी का नाम आपको बता सकता हूँ, प्राइवेट कंपनी है पर इंटरनेशनल मैंने पैरामीटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं नाम भी बोलता हूँ और दिखा भी देता हूँ थोड़ा इमेज। जोहो कॉर्पोरेशंस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो जाके आप लोग आगे जाके इसके बारे में ट्रेनिंग भी ले सकते हो, काफी अच्छा है सर, ठीक है। जोहो कॉर्पोरेशन, जोहो कॉर्पोरेशन विलेज ऑफिस, देखो श्रीधर वेम्बू इनका मेन नाम है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये वाला बात, क्योंकि लोग गांव में इतना बड़ा ऑफिस चलाते हैं, माने एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसका हेड ऑफिस एक गांव में है, कोई सोच भी नहीं सकता। लोगों को लगता है जब तक बॉम्बे में, दिल्ली में, नोएडा में या कोलकाता में, न्यू टाउन में एक ऑफिस ना बना ले, शायद जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन जोहो को देखो सर, वो अपने विलेज चेन्नई सिटी से 600 किलोमीटर दूर उन्होंने ऑफिस बनाया, चेन्नई सिटी से 600 किलोमीटर दूर। ये देखो, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर है, दिख रहा है सर, तमिल स्टाइल में लुंगी पहन के, एक शर्ट लगा के काम कर रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं सर, आई एम नॉट जोकिंग। ऐसे इनका ये चेन्नई वाला ऑफिस है, ये ऑफिस देख रहे हो, ये चेन्नई वाला ऑफिस है, लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं, डाउन टू अर्थ एंड देसी स्टाइल। इसे कहते हैं ट्रू इंडियन। आई एम रियली इंस्पायर्ड, मैं सीरियसली इनको काफी दिनों से मैं फॉलो करता हूँ, और इनका ये जो इंडियननेस है ना, ये जो भारतीयता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनका ये किसको सर्विस देता है आपको पता है, इनका ये कॉम्पीट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को। आप सुनने में आपको अजीब लगेगा, अमेरिका में भी इनका प्रोडक्ट बिकता है, माइक्रोसॉफ्ट के बदले लोग जोहो का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। इंडिया में भी मार्केट बनाया, अफ्रीका में इनका अच्छा खासा मार्केट है, मिडिल ईस्ट में इनका मार्केट है, बहुत बड़ा कंपनी चला रहा है। और गांव में लोगों को जॉब क्रिएट कर रहा है, स्किल डेवलप कर रहा है, सॉफ्टवेयर का सैलरी पैकेज भी कम नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके पास काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो करते ही हैं, मैंने आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर साइंस वाले, ये लोग तो है ही, पर सीएस सीएमए भी काम करते हैं इनके पास। सर क्या बोलते हो, अरे हाँ सर, मजाक नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूँ तो आपको प्रूफ के साथ बात बता रहा हूँ, और गांव में ऑफिस चला रहा है। सो बेसिकली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये सोच नहीं होना चाहिए कि जब तक सिटी में एक कंपनी ना बना ले, ठीक है, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि जब तक सिटी में एक कंपनी ना बना ले शायद कंपनी नहीं बना, ये गलत सोच है, ठीक है। आप अपने गांव से भी चालू कर सकते हो, आप आपका छोटा शहर से अगर आप बिलोंग करते हो, आप वहां से चालू कर सकते हो, क्या दिक्कत है। दुनिया बदल गया सर, बदल रहा है। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में नहीं गया तो जिंदगी में कुछ नहीं, ये अपने तमिलनाडु के गांव से अगर कर सकता है तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस, सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। सर वही तो ना, यही प्रॉब्लम है। मेरा बात मत सुनो, ठीक है, मेरा बात सुन के क्या करोगे। जब कोई
अमेरिकन आके बोलेगा, ऐसे श्रीधर बिंबू नॉर्मल आदमी नहीं है, पद्मश्री है। जब कोई अमेरिकन आके बोलेगा उनका बात सुन लेना, ठीक है। ऐसे बोलता है अमेरिकन लोग, श्रीधर बिंबू को बड़ा पसंद करता है। चलो सर, अलग बात है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा बताने के लिए समझाया। क्या है ना कि आप कहीं पर भी अपना हेड ऑफिस बनाओ, नो इशू विद दैट। सिटी, टाउन और विलेज। और विलेज का एग्जांपल दिया मैं आपको एक। सिटी टाउन में तो होता ही है कंपनी का ऑफिस। सो इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन, अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, लॉ का बात है सर, कि आप अपना रजिस्टर को कहाँ मेंटेन करोगे और कहाँ रख सकते हो? नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराते हो तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस को छोड़ के किसी और जगह में भी रख सकते हो जहां पर आपका ऑफिस सिचुएटेड है, लाइक एनी सिटी, टाउन और विलेज। जिस सिटी में, जिस टाउन में या जिस विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, माने आपका ऑफिस है, उस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस छोड़ के भी दूसरे जगह में रख सकते हो। और एक बात, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अगर आप जहां रखते हो, ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से लॉ को पढ़ो सर। कहता है according to rule 5, register shall be maintained at the registered office of the company unless a special resolution is passed in a general meeting authorizing the keeping of the register at any other place within city, town or village in which the registered office is situated or any other place in India। any other place in India में भी रख सकते हो जहां पर in which more than 1/10, बार बार बोल रहा हूं 1/10, 10 में से एक मेंबर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सिटी में या फिर उस पर्टिकुलर टाउन में या फिर उस पर्टिकुलर विलेज में रहता हो। एनी अदर सिटी में भी आप रख सकते हो जहां पर एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो रजिस्टर में है उनका कोई भी एक रहे, तो वहां पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये रूल है सर, याद रखें। अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो टू बी रेफर्ड इन रजिस्टर। एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी attaching the shares of relating to dividends is also required to be referred to register of members। particulars of any charge, lien, charge क्या है, लास्ट क्लास किए हैं सर काफी डिटेल्स में। ठीक है, कोई कंपनी का चार्ज है किसी एसेट पे, लियन है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है। समझते हो क्या होता है प्लेज? माने बेसिकली वही मॉर्गेज टाइप का ही। ठीक है, कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्लेज है, माने कोई एसेट कंपनी कहीं पर प्लेज करके रखा है या फिर किसी और का एसेट प्लेज किया है, गिरवी रखना टाइप का। हाइपोथिकेट करना, जैसे बैंक नॉर्मली जब किसी को गाड़ी वगैरह लोन पे देता है तो वो कंपनी क्या करता है, हाइपोथिकेशन लिख देता है। हाइपोथिकेशन माने गाड़ी में लोन में दे रहा हूं, अगर लोन रिपे नहीं होगा तो ये गाड़ी मैं कभी भी ले सकता हूं आपसे। तो ऐसा ही कोई कंपनी का एसेट अगर हाइपोथिकेटेड है of any securities of the company is also required to be entered in the register of member as per rule 5 subsection 7 and 5 subsection 8। तो ये भी रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्टर में आपको पर्टिकुलरली और क्या बताना पड़ता है, रूल 3 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी, जिस कंपनी का शेयर लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, शैल फॉर्म द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से कंपनी रजिस्टर होता है, मेंटेन ए रजिस्टर, जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स इन फॉर्म MGT1, याद रखे फॉर्म नंबर, बारंबार बोल रहा हूं सर, याद रखे फॉर्म नंबर। इन केस ऑफ ए कंपनी not having a share capital, the register shall contain the following particulars। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर कुछ ऐसे बातें भी लिखना पड़ेगा ईच मेंबर के बारे में। क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द मेंबर, कौन है, फलाना का एड्रेस क्या है। ठीक है, फलाना माने उस आदमी का नाम, उस आदमी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन केस द मेंबर इज। अच्छा, कोई मेंबर कंपनी बन गया, माने सपोज जैसे मैं आपको बता रहा कि जोहो, अब मानो जोहो कॉर्पोरेशन तो एक कंपनी है, इसमें कोई एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट करके रखा, तो एक्स लिमिटेड जोहो कॉर्पोरेशन का मेंबर बन जाएगा। लेकिन एक्स लिमिटेड कोई आदमी तो है नहीं, माने कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। है ना, आप लोगों को पता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, क्योंकि मैं पिछले क्लासेस में बार बार बताया। तो अगर आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, माने सेपरेट लीगल एंटिटी या आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपका भी कंपनी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी के नाम पे, कंपनी के नाम पे उसका बॉडी कॉर्पोरेट का जो भी एड्रेस है वो बताना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर मैंने पैन नंबर,
अगर आप कॉर्पोरेट हो तो सीन नंबर। आम आदमी का पैन होता है ह्यूमन बीइंग का, और अगर आप कंपनी हो तो आपका सीन नंबर भी होगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का नेशनैलिटी एज वेल एज आपका इंसान का नेशनैलिटी। इन केस मेंबर इज ए माइनर, अगर कोई मेंबर या शेयर होल्डर माइनर है, माने लेस देन 18 है, तो उसका गार्जियन का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ मेंबर का, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। अगर कोई शेयर में किसी का नॉमिनी रखा गया है तो नॉमिनी का डिटेल्स भी सबमिट करें। एकदम सिंपल सिंपल बात है सर, ठीक है। आपको पता करना चाहिए कि रजिस्टर में क्या क्या चीज दे और कब दे, ठीक है। डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, डेट ऑफ सिजेशन, अमाउंट ऑफ गारंटी इफ एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारा चीज आपको रजिस्टर में डालना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय मेंबर विद रिगार्ड ऑफ सेंडिंग नोटिस, अगर किसी मेंबर ने कंपनी को बोला कि भाई मेरे को इस तरह से नोटिस भेजना, उसको भी रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। आगे बताऊंगा नोटिस क्या है। नोटिस माने वही मीटिंग का नोटिस। मीटिंग तो डायरेक्टली नहीं होता है ना, नोटिस भेज के मीटिंग होता है। जैसे बचपन में आप लोग देखते होंगे स्कूल में गार्जियन मीटिंग के लिए भी स्कूल नोटिस भेजता था, वैसा ही बात है, वैसा ही बात है। सेम बात चल रहा है सर। बस ये कंपनी है, यहाँ पैसा का खेल है, वो स्कूल था, एडुकेशन का खेल था। सर समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर, बोलो। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस, थैंक यू सर। बस इसी तरह से पढ़ते जाओ और समझते जाओ। काम क्या है? पढ़ना और समझना। इतना पढ़ो कि किताब बोले अब बस करो। कब ऐसा हो रहा है सर कि आप पढ़ते जा रहे हो और किताब बोल रहे हो आपको, बुक आपको बोल रहा है कि अब तो मेरे को थोड़ा बंद करो। जिस दिन ये दिन आ जाएगा, आप समझ लेना कि आपके जिंदगी में वो दिन आ गया जिस दिन का आपको इंतजार था। लिख के रखो सर, ठीक है। ये बात मेरा कि ऐसा पढ़ो कि किताब आपको बोले कि अब बंद करो, ऐसा नहीं कि आप खुद ही किताब बंद कर रहे हो। किताब बोलता है, कैसे बोलेगा? पता नहीं सर, आप फील कर देंगे। ओके। Section 88, subsection 1, clause B of the Act refers to the form and manner of maintenance of register. ठीक है, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर, which correspond to rule 4, which states that every company which issues or allots debenture or any other security shall maintain a separate register, MGT 2 में, जहां पर कंपनी डिवेंचर होल्डर का डिटेल्स रखेगा। याद रखे सर ये सब। अपडेटिंग ऑफ चेंज इन स्टेटस ऑफ मेंबर, मेंबर का स्टेटस चेंज होता है तो वो भी बताना पड़ेगा। Rule 5 states that if any change occurs in the status of the member of debenture holder, या तो शेयर होल्डर का स्टेटस चेंज हो रहा है, या तो डिबेंचर होल्डर का स्टेटस चेंज हो रहा है, या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर का। क्या कारण हो सकता है? डेथ हो गया, स्टेटस माने डेथ, इंसॉल्वेंट हो गया, चेंज ऑफ नेम, नेम चेंज कर रहा है, पहले इसके नाम पे था अभी उसके नाम पे हो रहा है, और ड्यू टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कई बार क्या होता है कि किसी को कोई डिविडेंड मिलना था, डिविडेंड लिया ही नहीं, डिविडेंड जिसके नाम पे था डिविडेंड लेने नहीं आया, किसी के नाम पे नॉमिनी भी नहीं है, तो काफी दिनों से पैसा पड़ा हुआ है, तो सारा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। इसके बारे में डिविडेंड का जो लॉ का चैप्टर है, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट बोल के, उसमें आपको सारा नॉलेज मिल जाता है। IEPF क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। वो फंड बना के रखता है, फिर टाइम देता है, उसके बाद भी नहीं होता तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह में ही खर्चा होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पैसा किसी मेंबर का ड्यू है, ठीक है, उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, वट एवर, चाहे डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या फिर किसी तरह से कोई ड्यू रह जाए तो ड्यू को ट्रांसफर करना पड़े IEPF में, और ड्यू टू एनी अदर रीजंस एंट्रीज देयर ऑफ एक्सप्लेनिंग द चेंज शैल बी मेड इन रेस्पेक्टिव रजिस्टर। कुछ भी कारण से चेंज हो वो रजिस्टर में चेंज करना पड़ता है। सर कंपनी में ना करोड़ों का डील होता है, और आम आदमी का इन्वेस्टिंग का पैसा का मैटर होता है सर। कोई किसी को धोखा ना दे, सारा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाए। हम लोग बहुत चिल्लाते हैं करप्शन ना करो, करप्शन ना करो,
करप्शन क्यों होता है, चाहे सरकारी लेवल में हो, चाहे बिजनेस लेवल में हो, चाहे वॉट एवर बी द लेवल ऑफ करप्शन। करप्शन का सिंपल बात है, डिसिप्लिन वे में, रूल के हिसाब से, लीगलिटीज के साथ हर बिजनेस, हर कंपनी, हर कंट्री अपना काम करे, करप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होता है जब जो करने को बोला जाता है अगर वो नहीं होता तो करप्शन बढ़ता है। हम लोग ये बोलते हैं कि ये वाला चीफ मिनिस्टर खराब है, वो वाला प्राइम मिनिस्टर खराब है, वो वाला मंत्री खराब है, वो वाला एमएलए खराब है, वो वाला एमपी खराब है। कोई खराब नहीं है, सिस्टम खराब होता है। सिस्टम सिस्टम को चलाने का लीडर सही हो तो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। अगर कभी भी आपको लगता है कि सिस्टम करप्टेड हो रहा है तो लीडर चेंज करो। सिंपल सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता लगेगा, अगर आप सच्चाई के साथ जीना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो कि इंडिया एक प्रॉपर कंट्री बने, दुनिया के सामने इज्जतदार कंट्री बने, आपका स्टेट इज्जतदार स्टेट बने, आप समझ लेना कि लीडर को चेंज करने का जरूरत है। कैसे करोगे? वोट देके, ठीक है। दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट। करप्शन बंद हो जाएगा तो हमारे देश में आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जॉब क्रिएशन इश्यूज, ठीक है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू मेंटेन द रूल्स। सर कौन करेगा? और वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही करेगा जिसका काम है वो करेगा। कैसे करेगा सर? सर वो तो लीडर बताएगा, जो लीडर कंट्री को चला रहा है, जो स्टेट को चला रहा है वो बोलेगा। अगर वहां गड़बड़ है तो नीचे भी गड़बड़ होगा। सिंपल सा सलाह है, ठीक है। और कुछ नहीं बताऊंगा। चाहे आपका मंत्री एडुकेटेड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑनेस्ट है कि नहीं ये देखना है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से, देश के प्रति उसका भक्ति से। ये इंपॉर्टेंट है, क्या उस अपने देश को प्यार करता है, ये सारा मैटर काम करता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो देश तरक्की होना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ये इतना मायने रखता है। एक कंपनी के लिए अगर आप बात को समझ में आ जाए, सेम बात देश के लिए भी लागू होता है। सर इतना ना बोलो, माथा खराब हो जाता है। कंपनी समझ में नहीं आ रहा है, आप देश समझाने निकले। सॉरी सर, बोल देता हूँ कभी कभी। इंडेक्स ऑफ नेम्स, अच्छा रजिस्टर में ना इंडेक्स मेंटेन किया करें, ठीक जिस तरह से आपकी किताब में इंडेक्स होता है वैसा ही। कौन सा रूल है? 88 सबसेक्शन 2। और एक बात भी याद रखें, मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स इज नॉट नेसेसरी अगर नंबर ऑफ मेंबर 50 से कम है। अगर कंपनी में मेंबरशिप का संख्या 50 से भी कम है तो मेंबर इंडेक्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। जब 50 से ज्यादा मेंबर हो जाए तो इंडेक्स मेंटेन करना जरूरी है। जैसे जैसे कंपनी में शेयर अलॉटमेंट का चेंज होगा, शेयर ट्रांसफर होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली कंपनी भी अपने इंडेक्स में चेंजेस करता जाएगा। क्योंकि आज मिस्टर ए के नाम पे शेयर होगा, वही शेयर कल मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल कर देगा, तो मिस्टर ए के जगह मिस्टर बी शेयर होल्डर हो जाएगा, मिस्टर बी के जगह ए शेयर होल्डर हो जाएगा। तो कंपनी में ये साइमल्टेनियस एंट्री होता रहता है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो वेरी सिंपल थिंग, हम लोग शेयर मार्केट में शेयर का आदान प्रदान करते हैं। शेयर मार्केट ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक कंपनी अपना शेयर बेचता रहता है, ठीक है, शेयर में लेन देन करता रहता है। जैसे आज ही एक शेयर के बारे में बात हो रहा था, क्या नाम है कंपनी का? एमटर टेक्नोलॉजीज। ऐसे बहुत सारे शेयर का कंपनी है, वो छोड़ो सर। ये कंपनी के शेयर के बारे में मैं सुबह स्टॉक मार्केट क्लास में बता रहा था। जब 2018-19 में मैंने स्टॉक मार्केट का क्लास स्टार्ट किया था, 18 में, तब ये कंपनी 19 के आसपास, 19 या 21, देखता हूँ सर, 21 में ये कंपनी आया था सर मार्केट में। तब इसका शेयर का दाम था 500 700 ऐसा कुछ। लिस्टिंग गेन भी दिया था, बहुत अच्छा रैली किया था। उसके बाद विद इन 1 ईयर ये कंपनी का शेयर 7,000 से 2,500 के आसपास चला गया था सर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, जब भी हम लोग शेयर खरीदे फर्स्ट टाइम, कंपनी हमें क्या किया सर? शेयर अलॉट किया। समझ रहे हो सर? कंपनी मेरे को शेयर अलॉट किया, तो मेरे नाम पे मेंबरशिप बना। फिर बाद में मैं जब इस शेयर को, मुझे जितना याद आ रहा है सर 2200 या समथिंग में मैंने बेचा था, तो मेरे जगह में किसी और को शेयर होल्डर बनना पड़ा, जिसको मैं बेचा था वो मेंबर हो गया। इस तरह से ये मेंबरशिप चेंज होता रहता है ना।
बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, अरे समझे कि नहीं? Yes, sir. दैट्स इट। जिंदगी में कुछ काम करने से भी ना आपको ऐसे ही नॉलेज मिलता जाएगा, थोड़ी पढ़ाई बड़ा इजी हो जाता है सर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिकली जुड़े रहें सर, प्रैक्टिकली जुड़े रहो, आपको इजी फील होगा। नहीं तो ना किताबी बात आपको तंग करेगा। जिससे आपको एक थोड़ा सा ऑफबिट कॉन्सेप्ट बताए, 1 मिनट लूंगा। आप में से कोई मुझे बता सकते हो, एक साल में, जल्दी बताना सर अगर नॉलेज हो तो, अ, एक साल में कितना मंथ होता है? कभी मन में ये सवाल किया सर कि 12 महीना क्यों होता है? एनी आइडिया? 10 महीना क्यों नहीं है? 9 क्यों नहीं है? 15 क्यों नहीं है? किसी को पता है कि साल में 12 मंथ क्यों होता है? वाई देयर इज अ 12 मंथ? किसी को पता है? हाँ सर, एनी आइडिया? हाँ ही हाँ ना? अरे जल्दी बोलो, लॉ पढ़ाना है। साल में 12 महीना क्यों होता है? और एक क्वेश्चन करता हूँ, हम लोग नॉर्मली देखना, अच्छा ये जो एक सर्कल होता है, ये सर्कल का डिग्री कितना होता है सर? ओवरऑल इसका जो बेस होता है, कितना डिग्री का सर्कल होता है? 360. तो ये 360 डिग्री क्यों होता है? 300 नहीं, क्यों नहीं? 200 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? अब आप बोलोगे सर पढ़ाया गया, हम लोग पढ़ लिए, इतना कौन जाने, वाई देयर इज 360 डिग्री? सर एक्चुअली इसके पीछे दो साइंस का काम है। जल्दी बोलता हूँ सुनो, ज्यादा बोलूंगा नहीं, फिर कभी बोलूंगा ज्यादा। पृथ्वी जो है ना सर, अर्थ, अर्थ अपने सरकमफ्रेंस में अपने कक्ष के ऊपर घूमता रहता है। 360 बार अपने साथ अपने ऊपर घूमने के बाद ना अर्थ सन को एक बार परिक्रमा करते हैं, और अर्थ अपने सरकमफ्रेंस में 360 बार घूमता है, तब जाके वो सूर्य को परिक्रमा कर सकता है। इसलिए 360 डिग्री माना जाता है सर्कल का सरकमफ्रेंस को। और ये प्रोसेस करते करते, ये जो प्रोसेस अर्थ सन के साथ करता है जिसको 360 बार लग जाता है, ये प्रोसेस करते करते चंद्रमा माने मून पृथ्वी को 12 बार घूमता है। इस प्रोसेस में मून पृथ्वी को 12 बार घूमता है, इसलिए देयर इज अ 12 मंथ इन ईयर। जानते थे सर आप लोग? रिसर्च कर लेना जो मैंने आपको हल्का सा बोला, ठीक है? आप गूगल भी कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। एक्चुअली मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है सर, तो पढ़ाई अगर ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा है ना सर। हर चीज के पीछे रीजन होता है, और अगर रीजन पता चल जाए तो फिर काम आसान हो गया ना, इट विल बी इजियर, फिर इजिएस्ट भी बन जाएगा। थैंक यू सर। 1 मिनट में बोला ना सर? ओके ओके सर, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू बी मेंटेन्ड ऑफ ए डिपॉजिटरी। बेनिफिशियल ओनर जो होता है ना कंपनी का, वो अपना अलग से एक डिटेल्स बनाते हैं। बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसको कंपनी से ना स्पेशल बेनिफिशियल मिलता है। सेक्शन 88 सेक्शन 3 enabling provision which sets out the register and index of beneficial owners maintained by depository। नॉर्मली माइनॉरिटीज वगैरह, सॉरी माइनर जो होते हैं, ठीक है, वो कंपनी का बेनिफिशियल के पार्ट होते हैं। ठीक है, कि वो लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होते, बेनिफिट का पार्ट होते हैं। तो जो बेनिफिशियल ओनरशिप के साथ होते हैं उनका डिटेल्स डिपोजिटरी के पास होता है। डिपोजिटरी कौन? एनएसडीएल, सीडीएसएल, मैं पहले भी आपको बोला है ना, अंडर सेक्शन 11 ऑफ डिपोजिटरीज एक्ट 1996। स्टॉक मार्केट में जो बीएससी एनएससी होते हैं, ये तो एक्सचेंज होता है,
और हमारा जो डीमैट अकाउंट वगैरह होता है, जिसके पास कंपनी का सारा डिटेल्स होता है डीमैट अकाउंट, वो सारा NSDL CDSL के पास होता है। आज ही स्टॉक मार्केट क्लास में भी यही बात समझा रहे थे, जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करता है उनको पूछ रहा था सब, सर NSDL क्या करेगा, वो करेगा। थोड़ा सा बताते हैं सर, आप लोग जैसे इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकते क्योंकि वो मार्केट सीखने आता है, बट वहां पर भी काम आता है सर। तो बेसिकली इनका अलग से डिटेल्स होगा बेनिफिशियल ओनर का। ओके सर, तो ये बात कर दिया 88 सबसेक्शन 3 में। अब बात करते हैं सर फॉरेन रजिस्टर पे, 88 सबसेक्शन 4 रिलीज रूल 7। सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 रूल 7 के साथ ये बताते हैं आपको that a company which has share capital or which has issued debentures, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और जो कंपनी डिबेंचर भी इशू करता है, और एनी अदर सिक्योरिटी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल कीप इन एनी कंट्री। अब वो क्या कर सकता है, अपना रजिस्टर को किसी भी कंट्री में रख सकता है आउटसाइड इंडिया, ए पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर और एज द केस में भी। ध्यान से सुनना, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है, जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ठीक है, और एनी अदर सिक्योरिटी इफ सो ऑथराइज्ड बाय इस आर्टिकल्स, कंपनी का जो AOA होता है सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कंपनी का रूल बुक में अगर ये बात लिखा गया है, ऑथराइज्ड किया गया है, तो कंपनी अपना रजिस्टर को फॉरेन में भी मेंटेन कर सकता है, डिवेंचर होल्डर एज वेल एज अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, और बेनिफिशियल ओनर्स का भी, रेसिडेंट इन दैट कंट्री। रजिस्टर में भी रेफर टू एज फॉरेन रजिस्टर, तो उस रजिस्टर को फॉरेन रजिस्टर कहेंगे सर, जब कंपनी अपने ही डिटेल्स को फॉरेन में रखता है। द रजिस्टर में भी रेफर्ड एज फॉरेन रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी मेंबर keep in any country outside India a part of the register of member as the case may be of debenture holder or any other security holders or any beneficial owner resident in that country, ठीक है, तो उस कंट्री का रेसिडेंट है और वहां पर वो मेंटेन होता है, तो वो फॉरेन रजिस्टर हो जाएगा। सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 रीड विथ रूल 7। इसका कॉम्प्लायंस के बारे में क्या बोलता है, कॉम्प्लायंस माने वही रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करना चाहिए। तो फॉरेन रजिस्टर इज ऑप्शनल, वंस कंपनी डिसाइड टू कीप इट चल कंप्लाई द फॉलोइंग। अगर कंपनी डिसाइड करते है कि वो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगा, तो कंपनी को कुछ कॉम्प्लायंस रेडी करना है। क्या, कंपनी शाल विद इन 30 डेज, कंप्लायंस कर रहा है विद 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर, फाइल द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC के पास जमा करना पड़ेगा, और रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास नोटिस देगा, फाइल विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस, ठीक है, कंपनी का ऑफिस का सिचुएशन कौन से फॉर्म में भरेगा, MGT3 along with फी, माने फॉर्म भी भरना है, फी भी भरना है, which where such register is kept and in the event of any change in the situation, अगर कोई चेंज होता है of such office और इस और डिसकंटिन्यूएंस, माने अगर कंपनी बंद भी हो, डिसकंटिन्यू भी करता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज और डिसकंटिन्यूएंस एज द केस में भी, फाइल नोटिस इन फॉर्म MGT3 विद ROC ऑफ सच चेंज और डिसकंटिन्यूएंस। मैंने अगर नहीं करेगा तो फिर चेंज के बारे में भी 30 दिन के अंदर वापस ROC को बता देगा, बस यही बोला है। फॉरेन रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर, कंपनी का जो मेन रजिस्टर है उसी का पार्ट है, और मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर बेनिफिशियल ओनर्स और एज द केस में भी, फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट एज द प्रिंसिपल रजिस्टर। जिस तरह से कंपनी का मेन रजिस्टर बना है उसी तरीके से कंपनी को अपना फॉरेन रजिस्टर भी बनाना चाहिए। बस यही बात आपको बोला है। कहते कि if a foreign register is kept by company in any country outside India, the decision of the appropriate competent authority is regard to rectification of the register shall be binding। अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसको रेक्टिफाई करना भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। बस यही सब रूल्स है, एक बार जस्ट आप लोग गो थ्रू कर लीजिए सर, थोड़ा सा गो थ्रू करिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेगा जिसको करने से आपको थोड़ा सा और इजी भी लगेगा। चलो थोड़ा सा करते हैं। मिस्टर जोए, कैसे क्वेश्चन हो सकता है, मिस्टर जोए परचेज द शेयर्स ऑफ लक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, लक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड एट मार्केट प्राइस। मिस्टर जोए शेयर खरीद रहा है कंपनी का मार्केट प्राइस में, इन द नेम ऑफ हिज डॉटर, जिसका नाम है मीला,
इसका नाम है, ये 4 साल के हैं, वो इज 4 years old। मिस्टर जो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जो है सर, जो लक्सी हेयर स्टाइल का डायरेक्टर है, हैज परचेज्ड यू, सॉरी अप्रोच्ड यू टू एडवाइज हिम on the updation of the said change in the register of member, since Mila being a minor is incompetent to contract in her capacity। मीला जो है वो अपने कैपेसिटी से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ये परमिशन तो नहीं देता है। तो वेरी सिंपल, since the minors are not competent, since the minors are not competent to enter into any contract, thus their names cannot be entered in the register of members। सिंपल बात, एकदम ये बिजनेस लॉ से लिया जा रहा है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बना करता है डायरेक्टली। देयरफॉर मिस्टर जो इज एडवाइज्ड, मिस्टर जो को क्या करना है, व्हाइल फाइलिंग MGT 1 एंड MGT 2, ठीक है, आपको कैसे जवाब देना है देख पा रहे हो ना सर। व्हाइल फाइलिंग MGT 1 एंड MGT 2, द नेम ऑफ द माइनर कैन ओनली बी एंटर्ड ओनली इफ द डिटेल्स ऑफ द गार्डियन आर प्रेजेंट। मीला का नाम तभी आ सकता है एज ए माइनर अगर वो अपना गार्जियन के नाम के साथ ही आ रहा है। द Zway's name shall appear in the register of member of Luxy Hairstyle Private Limited, since Mila is a minor। आशा करता हूँ बात समझ में आ गया सर। तो अगर आप प्रॉपरली रूल को जानते हो तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, पर अगर आपका रूल क्लियर नहीं है तो फिर आप आंसर करने में नाकाम रहोगे। बोलो सर, समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? Yes, sir. सर और एक एग्जांपल है, आपको हेल्प करेगा। मिसेस एंड मिस्टर तनेजा रिसेंटली गॉट मैरिड। अच्छा, नई नवेली दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, दुल्हन नहीं, दूल्हा एंड दुल्हन, यानी अभी अभी शादी हुआ है। मिसेस एंड मिस्टर तनेजा रिसेंटली गॉट मैरिड, और फिर शादी करने के बाद शेयर खरीदने का मन हो गया, शादी करने के बाद शेयर खरीदने का मन हुआ, परचेज द शेयर्स ऑफ ए न्यू होप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन 14 अगस्त 2018। मिस्टर तनेजा intimated the company that only the name of his wife should appear in the records of the company। मिस्टर तनेजा कंपनी को बोला कि only the name of his wife should appear in the records of the company for the shares purchased by them। The secretary, माने company secretary of the company is not sure whether this is the possible given that the shares are held in the name of both the person। जब नाम दोनों के नाम पे हैं, जब जॉइंटली परचेज है, तो फिर एक का नाम कैसे हो सकता है? तो कंपनी सेक्रेटरी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब उनको अगर रूल पता है तो वो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी दे सकता है। अब इसका जवाब आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तो कैसे देना है? जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर में रिक्वेस्ट द कंपनी टू एंटर देयर नेम ऑन द रजिस्टर इन द सर्टेन ऑर्डर। यस, कि पहले मेरे वाइफ के नाम आएगा, फिर माई सेल्फ, पहले वाइफ फिर माई सेल्फ, ऐसा हो सकता है। पहले वाइफ का नाम आएगा फिर माई सेल्फ, या फिर पहले माई सेल्फ बाद में वाइफ। तो किस ऑर्डर में रहेगा ये जरूर बता सकता है। और एग्जीक्यूट ट्रांसफर टू हैव देयर होल्डिंग स्प्लिट, अगर बाद में कुछ होल्डिंग तोड़ता है तो उसका ट्रांसफर भी कर सकता है। विद द रिजल्ट दैट पार्ट ऑफ द होल्डिंग इज एंटर्ड शोइंग द नेम ऑफ द वन होल्डर एंड पार्ट शोइंग द नेम ऑफ अनदर, ऐसा भी हो सकता है। However, the condition of Mr. Taneja that only the name of his wife should appear in the register as a member cannot be catered, cannot be catered, ये संभव नहीं है क्योंकि दोनों के नाम पे है। Although the names can be entered in the order such that the name of his wife appear first। The reason for this is that the article of most companies, यानी AOA, provides that in the case of exclusion of the other joint holders and for this purpose seniority shall be determined। सीनियरिटी माने नॉट बाय एज, नॉट बाय एज बट बाय ऑर्डर, किसका नाम कंपनी पहले रजिस्टर किया है। तो जब किसी कंपनी का माने अगर कभी ऐसा होता है इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द अदर जॉइंट होल्डर, अगर कभी किसी को एक्सक्लूड करना है जॉइंट होल्डर में से, तो जिसका नाम पहले आएगा कंपनी उसके ऊपर बेस करके भी डिसीजन ले सकता है। सीनियरिटी को पहले डिसीजन दिया जाता है। तो 4 years का 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 4 years का
तो कंपनी सीनियरिटी को यहाँ पर देखता है, और इसीलिए कंपनी जब अपना शेयर होल्डर का नाम को रजिस्टर करेगा और शेयर होल्डर भी अपना ज्वाइंट होल्डिंग के बारे में अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, तो नाम जिसका पहले आएगा वही उसी का नाम नॉर्मली कंसिडर किया जा सकता है शेयर होल्डिंग। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट होल्डिंग चेंज हो जाएगा, ज्वाइंट होल्डिंग रहेगा, बट अगर कंपनी को कभी किसी एक होल्डर को एक्सक्लूड करना है तो जो सेकंड में है उसका नाम एक्सक्लूड हो सकता है। दैट्स इट। बोलो सर, क्लियर अगेन? ज्वाइंट होल्डिंग के बारे में बात थी। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? सर बार बार एक वर्ड आ रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एसबीओ, बार बार आ रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन होते हैं ये लोग? द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर या एसबीओ उसे कहते हैं, सेक्शन 90 के तहत, एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर और दो वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट including a trust and person resident outside India holds beneficial interest of not less than 25%। कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्ड करना पड़ेगा, चाहे तो अकेला चाहे तो दोकेला, ठीक है? एक्टिंग अलोन माने अकेला, टुगेदर माने दोकेला माने दो जन मिला के, या फिर वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट, ट्रस्ट के साथ मिलके, इंक्लूडिंग ए ट्रस्ट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माने देश के बाहर का लोग भी आ सकता है, होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन माने एटलीस्ट 25 लाख, सॉरी 25 लाख नहीं, 25%, 25 लाख बोल रहा हूँ, सॉरी 25%, 25% से कम नहीं होना चाहिए, शेयर होल्ड करना चाहिए ऑफ सच अदर परसेंटेज, या फिर और कोई परसेंटेज जो कंपनी प्रेस्क्राइब करेगा, इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी, और द राइट टू एक्सरसाइज or the actual exercising of significant influence or control as defined in clause 2 of section 2 of the company, जिसे यहाँ पर एसबीओ कह रहे हैं। यानी इन सिंपल, एसबीओ उसे कहते हैं जो कंपनी में अकेला, दोकेला या ट्रस्ट के साथ या किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्ड करता है, या फिर कोई और पर्टिकुलर परसेंटेज जो कंपनी प्रेस्क्राइब करते हैं, उसे हम लोग बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं। द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये जो टर्म है एसबीओ, एज एन इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट possess one or more of the following rights or entitlements in the reporting company, the company in which of respect of which SBO declaration is required to be filed, holds indirectly or together with a direct holding not less than 10% of the shares, hold indirectly or together with that any direct holding not less than 10% of the voting rights in the shares, and third, has the right to receive or participate in not less than 10% of the total distributable dividend or any other distribution in a financial year through indirect holding alone or together with any direct holding, has the right to exercise or actually exercises significant influence or control in any manner other than through direct holding। सर माने कहना क्या चाहते हैं? सर कुछ नहीं, ये जो 10% का खेल बार बार कहा है, ये बेसिकली जो नॉर्मल रूल आपने पढ़ा तो वो तो है ही, बट साथ में ये भी कहता है कि कभी कभी सिग्निफिकेंट बेनिफिट डिफाइंड एज द इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर थ्रू वन और मोर पर्सन, अगर उसका किसी कंपनी में कम से कम 10% का शेयर होल्डिंग होता है, ठीक है, या फिर 10% से कम वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए, टोटल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड का 10% में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, अगर ये सारा खेल भी पूरा होता है ना, वो भी एसबीओ कहला सकता है। इन सिंपल टर्म्स,
SBO is an individual who either alone or together with other individuals or trust exercise rights of entitlements in reporting company by way of holding 10% share, 10% voting rights or right to receive 10% or more dividend, चाहे वो डायरेक्ट होल्डिंग हो या इनडायरेक्ट होल्डिंग, ठीक है, उसे हम लोग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कह सकते हैं। तो एक तरफ तो 25% का कम से कम एक रूल हो गया, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या कहता है, ऑफ नॉट लेस देन 25%, ठीक है, जो यहाँ पर टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में सेक्शन 90 कहते हैं। पर बाद में इसी चीज को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में अमेंडमेंट करके बोला गया, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019 has amended the definition of the term SBO, पहले वो वाला था, फिर बाद में इसको अमेंड किया गया, 25% को अमेंड किया गया, अमेंड करके फिर इसको चेंज किया गया। फिर कहता है कि अगर 10% शेयर होल्डिंग, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड शेयरिंग पार्टिसिपेशन में, ठीक है, ये भी अगर किसी का होता है तो उसे भी एसबीओ कहा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब जिसका कंपनी के बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसका कंपनी में मेजोरिटी स्टेक है, मेजोरिटी स्टेक, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, हम उसे एसबीओ कहेंगे, हम उन्हें एसबीओ कहेंगे। दैट्स इट, यही सिंपल बात है सर। बात समझ में आ रहा है इसमें? तो यहाँ पर एक चीज आप लोग जरूर गो थ्रू करेगा, डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स, ठीक है। अगर कंपनी में कोई भी एसबीओ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप किसी के पास भी है, तो एनी पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स, उसके बारे में सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 कहता है। मेंबर नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में कहा जाता है। एनी चेंज इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, सेक्शन 89 सबसेक्शन 3। और अगर किसी का कुछ भी है तो शैल फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट विद इन 30 डेज एंड कंपनी फाइल रिटर्न टू आरओसी। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिटेल्स विद आरओसी फाइलिंग 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए, विद इन 30 डेज एंड कंपनी फाइल रिटर्न टू आरओसी इन 30 डेज। कंपनी के पास अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर ये कर लेना चाहिए, सेक्शन 89(1), 89(2), 89(3) में बोला गया है। ओके सर, बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। सर यही था रजिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल्स हैं, सॉरी, ठीक है, बाकी मैक्सिमम मैं बता दिया। फिर भी एक बार आप गो थ्रू जरूर करें, क्योंकि मैं इतना बोलूंगा कि मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया। बाकी आप थोड़ा सा अगर पढ़ोगे भी ना, सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए, क्योंकि मैं सारा लैंग्वेज आपको पढ़ा चुका हूँ, हर तरह का लाइन, जैसे यहाँ पर जैसे बोला है ना, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये सब चीजें आप लोग सुने हो, पहले भी मेरे मुंह से सुने हो। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लिया करें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लिया करें, ठीक है सर। अच्छा, अगर कोई रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, जैसे यहाँ पर एक, चलो ये बता देते हैं, पावर टू क्लोज रजिस्टर और मेंबर और डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये जो 91 में जो पावर दिया है, ठीक है, 91 में रजिस्टर को क्लोज करने का पावर दिया है। The said section divided into two parts. Subsection 1 deals with the time limits for which the register of member is allowed to be closed, and subsection 2 mention the penalty for contravention of the provision of subsection 1. Subsection 1 में आपको ये पावर मिलता है कि रजिस्टर क्लोज करने का, और सबसेक्शन 2 में आपको रूल तोड़ने का पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 सबसेक्शन 1, एक कंपनी में क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिवेंचर होल्डर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर बाय गिविंग मिनिमम 7 days नोटिस ऑफ सच लेसर पीरियड और स्पेसिफाइड बाय सेबी। कंपनी रजिस्टर क्लोज कर सकता है, ठीक है, किसी डिवेंचर होल्डर का, किसी अदर सिक्योरिटी होल्डर का 7 दिन के नोटिस में, या फिर अगर सेबी उससे कम दिन का टाइम फ्रेम दे तो उसके अंदर भी हो सकता है। सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 फर्दर स्टेट द रजिस्टर मे बी क्लोज्ड फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days। रजिस्टर नॉर्मली 30 दिन से ज्यादा दिन के लिए क्लोज नहीं हो सकता एट एनी वन टाइम एंड फॉर एन एग्रीगेट पीरियड ऑफ 45 days इन 1 year। एक साल में 45 दिन के लिए रजिस्टर क्लोज हो सकता है, 30 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 45 दिन पूरा साल में। रेगुलर बेसिस में 30 दिन टाना हो सकता है, पर 30 दिन से ज्यादा दिन तक रजिस्टर क्लोज नहीं किया जा सकता।
और पूरा साल भर के लिए 45 दिन रजिस्टर क्लोज रह सकता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप रजिस्टर चेक नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 पेनल्टी के बारे में बोलता है। सेट्स आउट दैट द रजिस्टर इज क्लोज्ड विदाउट गिविंग द नोटिस। रजिस्टर क्लोज कर दिया, किसने? कंपनी ने, किसी भी मेंबर को नोटिस नहीं दिया। ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 और आफ्टर गिविंग ए शॉर्टर नोटिस देन दैट सो प्रोवाइडेड और फॉर ए कॉन्टिन्यूअस पीरियड और एन एग्रीगेट पीरियड इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स प्रेस्क्राइब, मैंने 30 दिन से ज्यादा टाइम के लिए रजिस्टर क्लोज रह गया कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी को फाइन चढ़ेगा। कितना फाइन? द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी फॉर 5,000 पर डे and subject to maximum 1 lakh during which the register is kept closed. However, the offence is compoundable under section 441 of the Companies Act. माने ये जो ऑफेंस है, जितना ज्यादा दिन तक आप इसको बना के रखोगे ये कंपाउंडेबल होता जाएगा, सजा बढ़ सकता है। नॉर्मल रूल है 5,000 पर डे और 1 लाख ऑफिसर के लिए, 5,000 पर डे और मैक्सिमम 1 लाख तक का फाइन हो सकता है रजिस्टर क्लोज रखने का। लिमिट माने जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा टाइम के, याद रखिएगा सर। हाँ, आशा करता हूं कि आपको रजिस्टर के बारे में सारा इंपॉर्टेंट बात समझ में। ठीक है सर। अब जैसे कि रजिस्टर का पॉइंट है, वैसा ही एनुअल रिटर्न का भी पॉइंट है। किसका पॉइंट है सर? एनुअल रिटर्न, जो कि सेक्शन 92 एंड 94 का बात करता है। कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये बात आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ, है ना, कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग, एनुअल रिटर्न फाइलिंग हर कंपनी को करना पड़ता है। ना करेगा तो पेनल्टी चढ़ेगा, और क्या, ना करेगा तो पेनल्टी चढ़ेगा, सिंपल बात है। एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, एवरी कंपनी, हर कंपनी को करना है। सर कैसे करेगा? चलो मैं बता देता हूँ। Provisions with regard to annual return are contained in section 92 and rules 11 and 12 of the company's rule 2014. As per rule 11, every company shall file its annual return in form MGT7 except 1% company. 1% company में नहीं चाहिए and small company में नहीं चाहिए। 1% company and small company shall file annual return from the financial year 2021 onwards in form number MGT7A. ठीक है, तो पहले MGT7 था ओपीसी के लिए भी, पर ओपीसी के लिए बाद में 2020-21 से चालू हुआ है 7A में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, जिसमें कंपनी अपना बिजनेस का सारा डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स फाइल करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके रिटर्न फाइल करना। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन, माने ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है सर, एनुअल रिटर्न। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिटर्न। ठीक है, हर कंपनी को रिटर्न प्रिपेयर करना है। hereinafter referred to as the annual return in section prescribed from containing the particulars। क्या रहेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, पर्टिकुलर ऑफिस होल्डिंग, किस कंपनी में शेयर होल्ड करके रखा है, सब्सिडियरी कौन है, एसोसिएट कंपनी कौन है, कंपनी का शेयर कितना है, डिवेंचर कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन है, क्या क्या है, कितना एफआईआई होल्ड कर रहा है, कितना डीआईआई होल्ड कर रहा है, कितना प्रोमोटर होल्डिंग है, कंपनी का शेयर होल्डर कितना है, डिबेंचर होल्डर कितना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चेंज कितना हुआ है, यानी उस करेंट पिछले साल में कितना था, इस साल में कितना है। आप बोलोगे तो मैं सारा प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट क्लास करते हैं उनको मैं यही सब दिखाता रहता हूँ, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। स्टूडेंट पूछते हैं सर लास्ट ईयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो और इस साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से शेयर का फ्यूचर डिपेंड करता है। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट, अरे शेयर मार्केट एक बहुत चीज जानना होता है सर। जैसे कोई भी एक कंपनी में नाम लेता हूं, इसीलिए नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जो कोई भी शेयर मार्केट का क्लास साथ साथ में करता है, आप में से काफी लोग करते हैं, आई नो दैट। तो क्या सुविधा होता है, उसको ना अलग से प्रैक्टिकल चीज समझाने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे देखो, मैंने अदानी एंटरप्राइज का
नाम लिया, और अदानी एंटरप्राइज अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बता रहा है। ठीक है, देखो ये जून 23 का है, आप अगर जून 22 का भी डेटा देखना चाहोगे तो आप चेंज मिलेगा। देखो जून 22, जून 23, जून 22 में कंपनी के पास 72.8 प्रोमोटर होल्डिंग था, जून 23 में प्रोमोटर होल्डिंग कम हो गया। प्रोमोटर माने कंपनी का जो ओनरशिप है, फैमिली वाले माने जो जिसने कंपनी को बनाया। इसका मतलब कंपनी अपना होल्डिंग माने प्रोमोटर ग्रुप अपना होल्डिंग थोड़ा सा कम किया है, तो दूसरे लोगों को ज्यादा मिला होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखो, जून 22 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन माने एफआईआई 15% शेयर होल्डिंग करता था, जून 23 में ये और बढ़ गया, 19.34 हो गया। जून 22 में रिटेल देखो 6.25, जून 23 में रिटेल देखो 7.55। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जून 22 में देखो 3.85, जून 23 में देखो 4.28। म्यूचुअल फंड कंपनीज का शेयर होल्डिंग जून 23 में है 1.18, जून 22 में 1.79 था। तो कुल मिला के 100% तो होगा ही, लेकिन ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ बताता है। शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, हर चीज इससे मायने रखता है सर। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। समझ में आ रहा है सर? ना भी आए तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लीगल बात समझ में आता है तो आपको मार्केट का बात भी समझ में आ जाएगा। ये जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है, जो भी वगैरह वगैरह, ये सारा मार्केट के लिए ही है, क्योंकि लीगल मैटर सही रहेगा तो मार्केट भी सही रहेगा। नहीं तो लोगों को ना शेयर मार्केट के प्रति माने गुड मेंटेलिटी नहीं होगा। अगर मार्केट किसी भी तरह से मैनेज होता है तो लोगों को लगेगा कि मार्केट जुआ है, लोगों को लगेगा कि मार्केट तो तुक्काबाजी है। ये सारा खेल मार्केट के लिए है। अगर कोई कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता है तो इसका मतलब ये कंपनी का डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, कौन कंपनी का प्रोमोटर्स है, कौन कंपनी का डायरेक्टर्स है, कौन कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल है, मैंने सीएस कौन है। ठीक है, ये भी मायने रखता है ना। हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, कंपनी का और भी जो भी सीएमए वाले जो भी होते हैं, फिनेंस प्रोफेशनल्स। ठीक है, अगर चेंज हुआ है तो कब हुआ है। अच्छा, मीटिंग ऑफ मेंबर, कंपनी में मीटिंग कब रहा, एजीएम कब हुआ है, बोर्ड मीटिंग कब हुआ है, अटेंडेंस कितना आया था, सारा चीज। केएमपी का रेमुनरेशन कितना है, माने कंपनी सेक्रेटरी को कितना पे किया जाता है, डायरेक्टर को कितना पे करता है कंपनी, सारा चीज मायने रखता है। अच्छा, अगर कंपनी के को भी कभी कोई कंपनी को कभी पेनल्टी मिला है, पनिशमेंट मिला है, डायरेक्टर को या ऑफिसर को कुछ मिला है, उसको भी देना पड़ता है। ठीक है, कि सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये सारा चीज देना जरूरी होता है कंपनी के एनुअल रिटर्न। आई होप की बात समझ में आए। एवरी कंपनी शैल प्लेस ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। हर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न का कॉपी अपनी वेबसाइट में ही डाल के रखता है, इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो। रिसेंटली वेबसाइट में एनुअल रिटर्न कुछ एक मिसिंग है, खबर मिलेगा तो मैं वापस बताऊंगा आपको। एक रिसेंट एक कंपनी में पेनल्टी लगाया गया सर, जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, रिसेंट केस है। करीब 25 लाख का फाइन लगा, अपने वेबसाइट में डिटेल्स नहीं लगाया बोल के। ए कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 60 डेज। याद रखिए, ये सब डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। गलती नहीं होना चाहिए, नो मर्सी फॉर दिस गलती। A copy of annual return shall be filed within the ROC with the ROC within 60 days from the date on which annual general meeting is held। जनरल मीटिंग होने के 60 दिन के अंदर आपका एनुअल रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। और अगर नो एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड इन एनी ईयर within 60 days from the date on which the annual general meeting should have been held। ठीक है, जिस दिन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उसका भी बाद में कारण पूछता है आरओसी कि क्यों नहीं किया। ठीक है, जिस दिन होना चाहिए था उस दिन से 60 दिन अलॉन्ग विद रीजंस आपको पूछेगा क्यों एजीएम नहीं किया। अगर प्रॉपर रीजन देते हो तो ठीक है, नहीं तो पेनल्टी करेंगे। जब आगे आगे एजीएम ईजीएम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऐसे मैं आप लोगों को क्लास शेयर करके रखूंगा एजीएम ईजीएम का।
क्लास करके रखना ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पाऊँ। Penalty for contravention. Section 92, subsection 5. Specify that if any company fails to file its annual return under subsection 4 before the expiry of the period specified therein, such company and its every officer who is in default shall be liable to penalty kitna 10,000 rupees, and in case of continuing failure with further penalty of 100 rupees for each day, har din ka, during which such failure continues, subject to a maximum of 2 lakh in case of a company and 50,000 rupees in case of officer who is in default. Very, very important part, penalty. If a company secretary in practice, जो CS कंपनी का देखभाल कर रहा था, सर्टिफाई द एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेशन कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। आप में से जो लोग CS का भी पढ़ाई कर रहे हो अलग विथ CA, CMA या फिर ओनली CS भी पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो ना CS का क्या पावर है? एनुअल रिटर्न में उन्हीं को साइन करना पड़ता है। If a company secretary in practice certifies the annual return otherwise than in accordance with the section and rules made thereunder, shall be liable to a penalty of 2 lakh rupees. Big power comes with big responsibility. Big salary payment is also comes with big responsibility. बड़े बड़े कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को करोड़ों दिया जाता है सर। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी कंपनी सेक्रेटरी को जो मिलता है, देखो चार्टर्ड का भी हाई फाई सैलरी है, CMA का भी हाई फाई सैलरी है, बट CS भी कुछ कम नहीं है, और किसी किसी केस में तो CS को अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है क्योंकि पावरफुल काम है इनके हाथ। कंपनी का एनुअल रिटर्न देखोगे? चलो, हर चीज दिखाते हो सर, ये भी दिखा दो। किसी भी कंपनी के साइड में विजिट करो, जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस के साइड में विजिट किया, ठीक है। यहाँ पर जाओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा, शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, चेयरमैन कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट, डिस्क्लोजर अंडर सेबी, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, एक सेकेंड मिल जाएगा। ये देखो सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट, सब डेटा मिलता है। जो भी लीगल बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट। ये रहा एनुअल रिपोर्ट, दिख रहा है सर? ये रहा ना एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर, ठीक है। तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी मिलेगा, कंपनी का एनुअल रिटर्न भी मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा सर। ये रहा रिलायंस कम्युनिकेशंस का, ठीक है। ये अनिल अंबानी का, ये देखो एनुअल रिटर्न। कौन सा फॉर्म नंबर बता रहा है? MGT 7। देखा करो, ये सब रियल लाइफ चीजें हैं। 22-23 का डाउनलोड करो, देखो फॉर्म नंबर MGT 7 ऐसे देखने में होते हैं। एनुअल रिटर्न अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनीज लिखा है ना, ये एकदम ROC के साइड से, सॉरी MC के साइड से मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ग्लोबल लोकेशन नंबर अगर कुछ है तो, परमानेंट अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सर दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। एकदम ओरिजिनल डेटा है सर, नो डुप्लीकेसी, एकदम ओरिजिनल डेटा है। मैंने बाई हैंड, हैंड टू हैंड देख सकते हो आप। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ सारा चीजें देखो। अगर AGM हुआ है तो AGM का डेट बताओ, ड्यू डेट कब था, अगर AGM एक्सटेंशन हुआ है तो वो बताओ, कंपनी का सब्सिडियरी का लिस्ट दो, कितना परसेंटेज होल्डिंग करते हो वो भी बताओ, एसोसिएट कंपनी कौन है वो बताओ, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दो, शेयर कैपिटल डिवेंचर का डेटा दो, कितना इक्विटी शेयर होल्डर है, कितना डिवेंचर होल्डर है वो बताओ, सारा चीज है, सारा चीज। आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप भी ऑनलाइन से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई से मतलब है सर, कहीं से भी पढ़ो, सोर्स तो आपको बता ही रहा हूँ, आप सोर्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो ना, कौन मना करता है आपको? प्रॉब्लम वही है,
पढ़ते नहीं है हम लोग, बहाना मारते रहते हैं। बहाना मत मारो सर, जिंदगी में बहाना मारोगे जिंदगी आपके साथ बहाना करेगा। बार बार बोल रहा हूँ सर, बात सुना करो, मेरे से आगे चलो, पीछे नहीं। ओके, कहाँ चला गया पॉइंट्स? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, एग्जाम का आइडिया हो जाता है और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाता है। बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड इट्स एजीएम 30 सितंबर 2019 for laying down the financial statement for approval of its shareholders for the financial year ended 31st March 2019. However, due to want of quorum माने मीटिंग में जितना मेंबर आना चाहिए था, the meeting could not be take place and was cancelled. ठीक है, quorum नहीं आया, मीटिंग कैंसिल हो गया। जैसे अगर स्टूडेंट नहीं आएगा तो मेरा क्लास, मैं तो कैंसिल नहीं करता, एक जन भी क्लास करता है, क्लास तो होता है। अगर मैंने क्लास कैंसिल किया वो अलग बात। So due to want of quorum, the meeting could not take place and was cancelled. The company has not filed the annual financial statements or the annual return for the year ending March 2019 with the ROC till date. The director is of the view that since the AGM meeting did not take place, क्योंकि AGM meeting place नहीं हो रहा है, the period of 60 days of filing of annual return is not applicable and thus there is no contravention of section 92. ये बोला है आपको, डिस्कस करने बोला है कि बोलो कि क्या कॉन्ट्रावेन हुआ है, क्योंकि एजीएम नहीं हुआ। द डायरेक्टर का पॉइंट क्या है, क्योंकि एजीएम नहीं हुआ है और पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या ये सही बोल रहे हैं डायरेक्टर, क्या सही बोल रहे हैं? तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको कंपनी को सजेस्ट करना है कि डायरेक्टर सही है कि सही नहीं है। सर डायरेक्टर यहाँ पर इनकरेक्ट है इन होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी से 2013। वो जो सोच रहे कि कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है वो गलत है। सेक्शन 92 कहता है that every company has to file an annual return with the ROC within 60 days of the date of which annual general meeting was held or date when it must have been held. In the above case, the annual general meeting of Big Fox Private Limited should have been held by 30th, कब होना चाहिए था? 30th September ना, 30th September 2019, but it did not take place, but हुआ नहीं है। Thus the company has contravened the provision of section 92 of the Companies Act 2013 and shall be liable for a penalty. कंपनी को करना चाहिए था पर कंपनी किया नहीं तो पेनल्टी होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर अगर बोल रहे हैं कि नहीं 60 दिन के अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं सर, जिस दिन में होना चाहिए था उस दिन से 60 दिन के अंदर कर देना चाहिए। शुड हैव बीन होना चाहिए था, उस दिन से भी 60 दिन का हिसाब होगा आरओसी में फाइल करने। अभी अभी पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर डायरेक्टर अगर सोच रहा है कि वो गलत नहीं किया तो गलत तो किया है। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर रिटर्न एटसेट्रा कहाँ रखेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा एनुअल रिटर्न का डिटेल्स, या फिर और भी कहाँ रख सकता है? रजिस्टर एंड रिटर्न सेक्शन 94 कैन ऑल्सो बी केप्ट एट प्लेस इन इंडिया अदर रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पर कंपनी का दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर जहां पर कंपनी का कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रिसाइड करते हैं। अगर कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशंस में, स्पेशल रेजोल्यूशंस में, एजीएम में ये पास होता है तो आपको पहले ही पता है ये क्या है। बस सही है, दिस इज एनुअल रिटर्न, यही एनुअल रिटर्न। लेकिन एक बात याद रखें सर, अगर सारा का सारा खेल अगर आप गलत करते हो तो अगेन आपको पेनल्टी है ना। If any inspection or making any extract of copy required under this section is refused, the company and every officer, मैंने अगर कोई भी किसी का मैंने कंपनी का कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और उसमें अगर कंपनी किसी भी तरह का हेल्प नहीं करता है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उनको पेनल्टी लगेगा 1000 टका फॉर एवरी डे। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग व्हिच द रिफ्यूजल ऑफ डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 94 सबसेक्शन 4। Central government may also by order direct an immediate inspection of the document or direct that the extract required shall forthwith be allowed to be taken by person requiring it. जिसको भी चाहिए उसको दिलवाने के लिए, क्योंकि कंपनी का डेटा पब्लिक के लिए जरूरी होता है। और ये जो रजिस्टर है ये सब एविडेंस का काम करते हैं, ऑडिट वगैरह में भी काम आता है। सेक्शन 95 it provides that register indices and copies of annual return shall be prima facie evidence of any matter directed to the authorized
टू बी इंसर्टेड देयर इन बाई और अंडर दिस एक्ट। ये सब एविडेंस है कंपनी का, कंपनी ये सब छुपा नहीं सकता। So this is all about register and annual accounts, sorry annual return. Next class मैं काम करता हूँ, मैं आपको कोरम का मैंने मीटिंग का मैं सारा डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों को बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग ना एक बार क्लास को सुन के रखो। नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और कोरम मीटिंग के बारे में सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। लेकिन एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार सुन के रखोगे तो बढ़िया रहेगा सर। ठीक है सर, मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरा बात सुनोगे, मानोगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में पार्ट ले सकें। थैंक यू सर, आज मेरा क्लास इतना ही। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय। Good night, sir. गुड नाइट सर।